हेलो एवरीवन। तो देखिए, हो सकता है आप मेरी वीडियो को एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। अपने टॉपिक है वेक्टर प्रोजेक्शन। यहाँ पर लिखा है मैंने ऑर्थोगोनल बेसिस को यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में ग्राम स्मिथ प्रोसेस के ऊपर, जिससे हमको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालनी होती है। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, वो थ्योरम भी हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में तो नहीं, पर आगे की वीडियो में सीखेंगे कैसे उसको निकाला जाता है। पर उसको निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो वही चीज़ें मैं इधर की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात, ऑर्थोगोनल बेसिस को समझने के लिए आपको वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए दो वेक्टर मैंने लिखे अल्फा और बीटा। ये कोई दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर ये दो वेक्टर्स हमारे पास अल्फा बीटा, जहाँ पे हमारा बीटा जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो अल्फा की प्रोजेक्शन बीटा के अलोंग क्या होगी, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वो इस तरह से लिखी जाती है, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है। तो ये अल्फा की वेक्टर प्रोजेक्शन होती है बीटा के अलोंग, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा। ये क्या होती है, अल्फा की एक तरह से आप समझ लीजिए परछाई होती है। ठीक है। ये क्या होती है, परछाई होती है। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा बीटा वेक्टर है। तो बीटा वेक्टर के अलोंग, और ये हमारा अल्फा वेक्टर है, मैंने इस तरह से इनको दिखा दिया है। देखिए, बिल्कुल सही डायग्राम तो नहीं हो सकता है, पर एक समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है। तो हमने ये कहा कि हमारा बीटा वेक्टर मान लीजिए ये किसी प्लेन में है, और इस डायरेक्शन में है, किसी स्पेस में है, किसी स्पेस में। ठीक है। हो सकता है कोई डब्ल्यू नाम का सब स्पेस हो किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का। ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए पूरा हमारा सिस्टम किसमें है, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में है। ठीक है। ये हमारा मान लीजिए कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है, और उसके किसी डब्ल्यू डब्ल्यू सब स्पेस में मान लीजिए आपका ये बीटा वेक्टर है। अब देखिए, अल्फा बीटा के दोनों वी में आ गए ना, जो यहाँ पे लिखा है। और मान लीजिए बीटा हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन अल्फा की बीटा के अलोंग क्या होगी। तो आप क्या करिए, मतलब हम क्या लेना चाह रहे हैं, हम अल्फा की प्रोजेक्शन बीटा के अलोंग लेना चाह रहे हैं। तो मतलब इसकी एक परछाई हम लेना चाहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा। बीटा की डायरेक्शन में हम अल्फा की एक परछाई लेना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी ये मतलब ये जो वेक्टर है आपका, ये कितना निकल कर आता है, ये आता है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा इनटू बीटा। ठीक है। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, अल्फा वेक्टर की परछाई लेना चाहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा। और वो परछाई कितनी निकल कर आती है, वो निकल कर आती है इतनी, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा इनटू बीटा। ठीक है। और ये दोनों वेक्टर्स किस में है, वेक्टर स्पेस वी में है, जहाँ बीटा आपका क्या है, कोई नॉन जीरो वेक्टर है। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका उनको कोई काम नहीं। आगे देखिए, आगे हम लोग समझेंगे कि ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती है। तो ऑर्थोगोनल बेसिस बेसिस जो है बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसमें बस इतना होता है कि इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज अ बेसिस फॉर V whose vectors are mutually orthogonal। कहने का मतलब ये है कि किसी वेक्टर स्पेस V की ऑर्थोगोनल बेसिस वो बेसिस होती है जिसके सभी वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने आपको बताया था। ठीक है। चलिए एक बार बता देता हूँ वापस। जैसे हमने मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक सेट, ये कोई बेसिस हम बना रहे हैं जिसके वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vk। हम कह रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस है वेक्टर स्पेस v की। ठीक है। तो ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब ये होता है, ऑर्थोगोनल बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम ये सारे वेक्टर्स हैं हमारी V के ऑर्थोगोनल बेसिस के, तो ये सब आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब अगर मैं V1 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ निकालूं, तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। या मैं ऐसे ही बढ़ते जाऊं, V1 का इनर प्रोडक्ट V3 के साथ निकालूं तो वो भी जीरो है। ये सब देखिए वेक्टर्स हैं, इससे मैं नीचे एक
लाइन खींच कर नोटेशन दे रहा हूँ कि सब वेक्टर्स हैं। ऐसे ही मैं नीचे बढ़ता जाऊँ तो v1 का इनर प्रोडक्ट अगर मैं vk के साथ दूँ तो वो भी 0 आ जाए। ऐसे ही अगर मैं v2 का इनर प्रोडक्ट लेना शुरू करूँ जैसे v1 के साथ लूँ तो वो 0 है। ऐसे अगर मैं v2 का इनर प्रोडक्ट v3 के साथ लूँ तो वो भी 0 है। ऐसे अगर मैं बढ़ते जाए और कहाँ तक पहुँचे v2 का इनर प्रोडक्ट vk के साथ लें तो वो भी 0 आ जाए। ठीक है, ऐसे अगर हम करते रहे फिर v3 का इनर प्रोडक्ट सभी वेक्टर्स के साथ लें। ठीक है, ये प्रोसीजर अगर हम अप्लाई करते रहे, ठीक है, और लास्टली हम क्या करें, ऐसे ही हम बढ़ते रहें और vk का इनर प्रोडक्ट अगर हम जैसे v1 के साथ करें तो वो भी 0 है। vk का इनर प्रोडक्ट अगर मैं v2 के साथ करूं तो वो भी 0 है। ऐसे अगर हम बढ़ते जाएं और vk का इनर प्रोडक्ट अगर हम vk माइनस 1 के साथ करें तो वो भी 0 है। समझ गए? मतलब सभी वेक्टर्स क्या हो, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल से मतलब क्या है कि अगर वेक्टर्स का उसके साथ वाले उस सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं अगर हम उनके साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो 0 आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ किया कि v1 का हम बचे हुए v1 का इनर प्रोडक्ट लें बचे हुए उस सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं जैसे v2 v3 v4 v5 v6 ऐसे बढ़ते जाएं कहाँ तक vk तक इनर प्रोडक्ट करें सब 0 आ जाए। वैसे v2 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उस सेट में जितने और वेक्टर्स हैं उनके साथ करें तो वो भी 0 आ जाए, जैसे v1 v3 अप टू vk। ठीक है, और वैसे ही v3 का भी करेंगे कि v3 का इनर प्रोडक्ट जो है वो v1 के साथ v2 के साथ अप टू vk सबके साथ 0 है। ठीक है, वैसे ही vk का भी इनर प्रोडक्ट सबके साथ चेक करेंगे वो 0 है। मतलब सारे वेक्टर्स अगर एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो, मतलब अगर ये चीज हो जाती है तो सारे वेक्टर्स क्या होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। और उनका अगर हम लोग कोई सेट बना देते हैं तो वो सेट हमारा मतलब कोई अगर हाँ सेट बना देते हैं, कोई स्पेस बना देते हैं तो क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाती है इनर प्रोडक्ट स्पेस V की। समझ गए? तो वही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये हमारे पास v1 v2 अप टू vk जो है ये हमारा एक हमने बनाया है, ये क्या हमारी ऑर्थोगोनल बेसिस है किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V की। तो अगर हम V में कोई भी वेक्टर u लेते हैं तो बेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस V, u वेक्टर इस V इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक वेक्टर है तो इस u को हम इस v की जो बेसिस है यहाँ पे ऑर्थोगोनल बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे? u तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्केलर्स होने चाहिए। ये चीज हो जाए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर ये चीज हम चाहते हैं कि संभव हो तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो वो स्केलर्स क्या है, c1 c2 अप टू ck। ठीक है, इसमें एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि then the unique scalars c1 c2 up to ck such that। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिक स्केलर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं जैसे कि c1 c2 up to ck such that कि u वेक्टर को आप इन ये बेसिस वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी c1 v1 वेक्टर प्लस c2 v2 वेक्टर अप टू ck vk वेक्टर। तो ये c1 c2 अप टू ck ये सब क्या है, स्केलर्स हैं। तो हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख दिया अपने u वेक्टर को। ठीक है, अब क्योंकि ये कोई नॉर्मल बेसिस नहीं है, ये एक नई तरह के बेसिस है हमारे पास जिसका नाम है ऑर्थोगोनल बेसिस। ठीक है, जिसके सभी वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर जो स्केलर्स हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोजेक्शन का काम करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन का। तो इस c1 को हम कैसे लेते हैं, ये स्केलर्स देखिए, ये स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन बनाने में मदद करते हैं। तो इस स्केलर्स लिए कैसे जाते हैं, जैसे आपने u वेक्टर को लिखा है इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आपका जो पहला स्केलर बनेगा वो हो जाएगा u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v1 वेक्टर के साथ और नीचे क्या होगा, नॉर्म v1 का स्क्वायर। c2 क्या होगा, u2 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v2 वेक्टर के साथ नीचे नॉर्म v2 का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है इनर प्रोडक्ट से जो चीज़ हमको मिलती है वो स्केलर होती है और नॉर्म भी आपकी क्या होती है, मतलब स्केलर की तरह होती है, रियल नंबर वैल्यू देती है ना। वैसे ही आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका ये स्केलर है, नीचे भी मतलब कुल मिला के चीज़ स्केलर है। ठीक है, तो C2 आपका क्या बनता है, U का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ और नीचे
डिवीजन में नॉर्म v2 का स्क्वायर, मतलब नीचे वाला आपका वेक्टर जो है वो नॉर्म जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर बीटा जीरो होगा तो नॉर्म बीटा भी जीरो हो जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप बीटा को जीरो करते हो तो नॉर्म बीटा जीरो हो जाती है, और उस केस में ये चीज़ आपकी मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगी ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो इनडेफिनेट वैल्यू हमको नहीं चाहिए। तो वही इसलिए हमारा ये v1 v2 ये सभी क्या है, नॉन जीरो भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ये बात आप याद रखनी है आपको कि ये जो v1 v2 अप टू vk है, ये सभी वेक्टर्स क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसको चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर ये v1 वेक्टर, v2 वेक्टर अप टू vk वेक्टर है, ये सभी क्या है, आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये सभी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर ये जीरो वेक्टर्स हो गए, अगर ये जीरो वेक्टर्स हो गए तो आपका यहाँ नीचे जीरो बन जाएगा, फिर नॉर्म v1 नॉर्म v2 नॉर्म vk सब जीरो हो जाएंगे, जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, tk आपका क्या बनेगा, जैसे इन्हीं सबकी तरह ये बन जाएगा u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट vk के साथ अपॉन नॉर्म vk का स्क्वायर। अच्छा देखिए, अगर इस बेसिस पे हम लिखें तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, फिर देयरफॉर आपका u वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे, अगर इन सब वैल्यूज को मैं रख दूं तो ऐसे लिखा जाएगा, u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v1 वेक्टर के साथ अपॉन नॉर्म v1 का स्क्वायर और साथ में v1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपका ये बन जाएगा u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट v2 वेक्टर के साथ अपॉन नॉर्म v2 का स्क्वायर और साथ में v2 वेक्टर। ठीक है, और ऐसे ही मैं लास्ट वाले का भी लिख दूं तो बन जाएगा u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट vk वेक्टर के साथ अपॉन नॉर्म vk का स्क्वायर और साथ में vk वेक्टर। ठीक है, तो u वेक्टर आपका कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देख लीजिए, अगर आप इसको ऊपर मेरी बताई हुई चीज से कंपेयर करें तो इतनी चीज जो ये बनती है हमारी, ये कहलाती है अल्फा का वेक्टर प्रोजेक्शन अलॉन्ग बीटा। ये तो यहाँ पर भी आपका स्केलर है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अल्फा का प्रोजेक्शन अलॉन्ग बीटा। तो ये क्या है आपका u वेक्टर का, ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, अगर मैं इस वाली ये वाली लाइन तो आपने पढ़ी ली है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अगर आप समझें तो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है ऐसे कि u वेक्टर बराबर है किसके, u वेक्टर आपका बराबर है, ये आपका क्या है, ये आप समझ लीजिए लिखा हुआ है वेक्टर प्रोजेक्शन। ये क्या है आपका, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along v1 वेक्टर प्लस, ऐसे आगे आप आगे बना सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे ये क्या है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along v2 वेक्टर, और ऐसे लास्ट में आप बढ़ते जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along vk वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है कि u वेक्टर किसके बराबर हो गया, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u along v1 वेक्टर, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along v2 वेक्टर अप टू वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along vk वेक्टर। तो आप अपने v के वेक्टर को पहली बात तो इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब बेसिस के जो वेक्टर्स हैं, जो इसकी v की जो ऑर्थोगोनल बेसिस है उसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। पर क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्केलर्स हैं कुछ विशेष तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बताया किस तरह के होते हैं, तो आप उन स्केलर्स की वैल्यू लिखेंगे और साथ में बगल वाले वेक्टर्स को भी लगाते चलेंगे। यानी जैसे मैंने देखिए c1 की वैल्यू को लिखा, फिर v1 को बगल में लगाया, फिर c2 की वैल्यू को लिखा, बगल में v2 को लगाया, ऐसे ck की वैल्यू को लिखा, बगल में vk को लगाया। तो ये क्या बन गया, ऊपर जो डेफिनेशन समझाए उसे समझिए। तो ये बन गया u वेक्टर बराबर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along v1 प्लस वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along v2 अप टू वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u वेक्टर along vk। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो C1 C2 इस तरह से आ रहे हैं, ये आ क्यों रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारा C1 C2 CK इन सब की वैल्यू इस तरह की क्यों आती है, तो वही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, हम तो इसको करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया टू फाइंड CI। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये u वेक्टर है इसका इनर प्रोडक्ट एक vi वेक्टर के साथ लेंगे, जो vi वेक्टर हमारा इन्हीं के बीच में आएगा। ठीक है, हमारा vi वेक्टर जो है ये इन्हीं के बीच में आएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो i है ये किनके, ये i इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लाए कर रहा है,
ये हमारा I से K के बीच में ही लाई करेगा और इसकी वैल्यू 1 से लेकर K के बीच में कुछ भी हो सकती है। I की वैल्यू जो है हमारी ये 1 से लेकर K के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमने कैसे ही इसी ith इंडेक्स का एक वेक्टर Vi ले लिया है, ठीक है। तो आपका I जो है ये 1 से लेके K के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 और K भी ले सकता है। तो हमने इस Vi वेक्टर से U वेक्टर का इनर प्रोडक्ट कराया। अच्छा हमारा U वेक्टर है, बाकी तो मिटा दिया है, बस इतना आपके लिए अलग से रखा है, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना रोक दिया था मैंने। तो U वेक्टर हमारा था ये। तो इसी U वेक्टर की वैल्यू को मैंने यहाँ U वेक्टर की जगह लिख दिया, C1 V1 वेक्टर प्लस C2 V2 वेक्टर अप टू CK VK वेक्टर, और फिर क्या किया, इनर प्रोडक्ट करना शुरू किया। तो देखिए पहले C1 V1 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा Vi वेक्टर के साथ, फिर C2 V2 का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा Vi के साथ। ऐसे बीच में यहाँ पे कोई एक Vi वेक्टर भी मिल सकता है आपको, तो Ci Vi वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Vi के साथ किया। लास्ट में हमारे पास था Ck Vk वेक्टर, जिसका इनर प्रोडक्ट मैंने Vi वेक्टर के साथ किया। आप जानते हैं कि स्केलर इनर प्रोडक्ट के बाहर आ जाता है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट से वेक्टर्स का होता है। तो C1 बाहर आ जाएगा V1 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Vi वेक्टर के साथ, यहाँ से C2 बाहर आ जाएगा तो V2 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Vi वेक्टर के साथ, यहाँ से Ci बाहर आ जाएगा तो Vi वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Vi वेक्टर के साथ, ऐसे यहाँ से Ck बाहर आ जाएगा तो Vk का इनर प्रोडक्ट Vi वेक्टर के साथ। देखिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो सेट ऑर्थो मतलब V1 V2 अप टू Vk ये सारे वेक्टर्स थे ऑर्थोगोनल बेसिस के। तो ये सारे वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। तो V1 का अगर हम Vi के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 0 आ जाएगा, V2 का Vi के साथ इनर प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 0 आ जाएगा। अच्छा Vi और Vi का इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, वेक्टर का उनके उस सेट में आने वाले वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। मैंने कभी भी एक भी बार ये नहीं बोला कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो Vi का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। अच्छा Vk का Vi के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो गया, खाली ये बच गया था। तो इसका देखिए Ci लिखा हुआ है, Vi का इनर प्रोडक्ट Vi के साथ क्या बन जाएगा, नॉर्म स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ Vi। ये बात आप याद रखिएगा कि Vi का इनर प्रोडक्ट Vi के साथ क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ Vi वेक्टर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ Vi वेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ये था और राइट हैंड साइड पर खाली ये बचा Ci स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ Vi वेक्टर। यहाँ से आप Ci को निकालना चाहते हैं तो इसको डिवीजन में भेज दीजिए। तो U वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Vi वेक्टर के साथ क्या बन गया, ये बन गया। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू I की वैल्यूज बदल बदल के दे सकते हैं। मैंने बताया था I की वैल्यू 1 से लेके K के बीच में कुछ भी हो सकती है, 1 और K भी हो सकती है। मान लीजिए आप यहाँ C1 लिखते हैं तो ये बन जाएगा U इनर प्रोडक्ट V1 अपॉन नॉर्म V1 का स्क्वायर। मतलब ये कहने मतलब आप C1 को निकालना चाहते हैं जिसमें C1 था, तो आप क्या करिए U वेक्टर का इनर प्रोडक्ट कराइए V1 के साथ और नीचे नॉर्म V1 लिखिए। C2 निकालना चाहते हैं तो अब I की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसी I की वैल्यू आपकी 2 होगी तो आप यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2। तो U इनर प्रोडक्ट V2 वेक्टर अपॉन नॉर्म V2 का स्क्वायर। अगर आप CK निकालना चाहते हैं तो I की वैल्यू K हो जाएगी। तो यहाँ पे U इनर प्रोडक्ट लिखिए, VK वेक्टर लिखिए और यहाँ पर भी I की जगह K कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये वेक्टर्स आते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको वेक्टर प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल बेसिस और उसका CI कैसे निकालते हैं वो बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।